1955 में। तो कोई भी विवाह अर्थात कोई भी ऐसी शादी हुई हो जो इस अधिनियम के बनने के पूर्व हुई हो, मान लीजिए आपकी शादी हुई थी 1950 1950 में या 1954 में, ये एक्ट कब बना? 1955 में। तो यही बात चल रही है कि एक्ट बनने से पहले आपकी शादी हुई हो या उसके बाद हुई हो, मतलब कि 1955 के बाद आपकी शादी हुई हो। तो जिनकी भी शादी हुई है अधिनियम के बनने से पहले या उसके बाद, पति और पत्नी विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की डिग्री के लिए अर्जी अर्थात याचिका या आवेदन उपस्थापित अर्थात कोर्ट में लगा सकेंगे कि विवाह विघटित हो जाए अर्थात तलाक दे दिया जाए, तलाक की डिग्री दे दी जाए। लेकिन कब दे दी जाए? इस आधार पर। तो आधार कौन कौन से हैं ये नीचे दिए गए हैं। सब सेक्शन 1 का पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब आप तलाक ले सकेंगे तब जब दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया हो, मतलब कि चाहे पति याचिका लगा रहा है या पत्नी याचिका लगा रही है तलाक की एक दूसरे के खिलाफ। तो पहला पॉइंट तो यह कह रहा है कि जब शादी हो गई थी उसके बाद पति या पत्नी में से किसी एक ने किसी पराये मर्द या औरत के साथ मैथुन अर्थात संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया हो, तो पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ क्या है? संभोग करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। और पति या पत्नी में से किसी को यह बात पता चल जाए कि भाई ये तो मुंह काला कर रहा है, ये तो बदचलन है, तो ये आधार होता है पहला। जैसे कि पत्नी ने किसी के साथ संभोग कर लिया हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी पराये मर्द के साथ, तो पति तलाक की अर्जी लगा सकता है कि भाई ये पत्नी तो मुंह काला कर रही है किसी और के साथ, हम नहीं रह पाए इसके साथ, हमें चाहिए तलाक। अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट दिए हैं। अब दूसरा आधार क्या हो गया तलाक का? कि दूसरे पक्षकार ने, यहां दूसरे पक्षकार से बात चल रही है कि जिसने केस लगाया है सामने वाले के खिलाफ, तो दूसरा पक्षकार वह हो गया जिसके खिलाफ आपने केस लगाया है। जैसे पति ने पत्नी के खिलाफ लगाया है तो दूसरा पक्षकार पत्नी को कहा जा रहा है यहां पर, और यदि पत्नी लगाती है पति के खिलाफ तो दूसरा पक्षकार बन जाएगा पति। तो दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो, मतलब कि जब शादी हुई उसके बाद क्या है? अर्जीदार जिसने तलाक की याचिका लगाई है, पति या पत्नी, जैसे कि पति ने लगाई तो पति हो गया अर्जीदार, दूसरा पक्षकार कौन हो गया? पत्नी। तो पत्नी ने क्या है? कोई क्रूरता की हो पति के साथ, मारा पीटा हो, उसे थप्पड़ मारे हो, बेलन कलेचरी बर्तन फेंक के मार रही, तो ये क्या है? शारीरिक क्रूरता हो गई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, क्रूरता शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होती है। गालियां बकना, बुराई करना, अपशब्द बोलना, अरे साले तू तो नपुंसक है, इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, गालियां दे रही है परिवार वालों को, आपको बुराइयां कर रही है आपकी, तो ये सब भी क्या है? मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि मानसिक क्रूरता भी हो रही है आपके साथ, मानसिक प्रताड़ना, तो वह भी तलाक का आधार है। क्रूरता या प्रताड़ना शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। अगला है, दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार को अभी त्यक्त रखा है। मान लीजिए पत्नी चली गई मायके पति को छोड़कर, ना मिल रही है, ना पास आ रही है, ना छूने दे रही है, ना कुछ करने दे रही है, तो ये क्या है? अभी त्यक्त रखा है, हर चीज से अभी त्यक्त कर दिया है, अर्थात दूर कर दिया है अपने आप से, मानसिक सुख से, शारीरिक सुख से। लेकिन कब से रखा है? 2 वर्ष अर्थात 2 सालों से मायके में पड़ी है, आने को तैयार नहीं है, तो भाई ये एक आधार है तलाक लेने का। अगला क्या है? दूसरा पक्ष अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, मतलब कि पति और पत्नी है, अब पति ने क्या है? धर्म चेंज कर लिया अपना, हिंदू से मुस्लिम बन गया हो या फिर क्रिश्चियन बन गया हो, पारसी बन गया हो, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, और पत्नी बोल रही कि भैया आपने कर लिया मेरे प्राणनाथ धर्म परिवर्तन, लेकिन मैं तो भोलेनाथ की शरण में हूं, उनकी पूजा करती हूं, हम नहीं कर पाए धर्म परिवर्तन, आप में पड़े कीड़ा, आप मर जाओ जाके, धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो आप कर लो, आपने कर लिया है तो यह तलाक का आधार है, हम आपसे तलाक ले लेंगे। तो धर्म परिवर्तन जब हो जाए, ये नहीं कि धमकी दे रहा है कि भाई मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, नहीं, जब हो जाए धर्म परिवर्तन, नाम बदला जाए, तब माना जाएगा कि धर्म परिवर्तन हो गया है। जो अनुष्ठान होता है धर्म परिवर्तन करने का वह पूर्ण हो गया हो,
फिर यह आधार बन जाएगा तलाक का। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत रहा है अथवा निरंतर या आंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक के मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। मतलब मान लीजिए अर्जीदार यहां पे कौन हो गया, पति हो गया, दूसरा पक्षकार कौन हो गया, पत्नी। तो पत्नी की विकृत चित्त स्थिति है, अर्थात मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा है, ऊट पटांग हरकतें करती है, कुछ भी फेंक के मार देती है, भूतिया हरकतें कर रही है, भूतों जैसी, जैसे कि कोई आत्मा अंदर आके बस गई हो, मार रही है, खुद को लौच रही है। कोई आंतरिक रूप से क्या है, मानसिक विकार हो और पीड़ित हो, और युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। मतलब भाई अर्जीदार प्रत्यर्थी अर्थात पत्नी के साथ रहा तो हो सकता है भाई कल इसको निपटा दे, चाकू वाकू लाके खत्म कर दे, डर बैठा है अंदर, भाई पागल हो चुकी है, इसके साथ कैसे रह सकते हैं। तो युक्त रूप से ऐसी कोई आशा हो कि भाई शारीरिक क्षति हो सकती है या अपने बचाव में इसी को मार दूं, इस तरह से क्या है, मानसिक हालत खराब हो चुकी है। तो यह भी एक आधार है कि कोई भी पक्षकार, पति हो या पत्नी, दूसरे पक्षकार से तलाक ले सकता है। अगला है उम्र या असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है। मतलब कि कोई गंभीर बीमारी है भैया, साथ रहना उचित नहीं है। अब वो रहता है ना, सेवा करनी पड़ेगी, ये तो चलने लायक नहीं बचा, काहे जिंदगी बर्बाद करना भाई, तलाक लो, दूसरी शादी करो, अच्छे से रहो। संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है। भाई यहाँ पे रतिज रोग का अर्थ होता है कि यौन संबंधी रोग। मान लीजिए कि प्राइवेट पार्ट काम ही नहीं कर रहा है, या फिर पता चला कि वहां नीचे कोई प्रॉब्लम है, HIV एड्स है, तो इस प्रकार का कोई रतिज रोग अर्थात कोई यौन रोग हो तो भी तलाक का आधार है। अगला है किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है। मतलब किसी धर्म के अनुसार क्या है, प्रवज्ञा अर्थात संन्यास ग्रहण कर चुका है, सन्यासी बन चुका है, चला गया हिमालय में तपस्या करने, सब जाए भाड़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। अब भाई जब वो सन्यास ग्रहण कर चुका है तो स्वाभाविक सी बात है वो साथ तो रहेगा नहीं। अब तो ये भी एक आधार है क्या है, तलाक लेने का। अगला है दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है। जिन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता स्वाभाविकतः सुना होता। मतलब कि पति या पत्नी में से किसी का 7 साल तक कोई पता नहीं है, भाग गया, जीवित है कि नहीं, कहीं सुनने में नहीं आया, जान पहचान वालों से किसी से कोई खबर नहीं है कि भाई हमने उसको फलानी जगह देखा था, ये भी सुनने में नहीं आया। जिन्होंने उसके बारे में सुना होता कि स्वाभाविकतः वह जीवित है, मान लीजिए फुफेरी बुआ के चचेरे लड़के ने देखा कि अरे भाई तुम्हारा पति तो वहां दिखा था हमको, तो आपको क्या है, जानकारी हो गई, स्वाभाविकतः आपने सुन लिया है। तो ये भी नहीं आना चाहिए किसी से कुछ भी ना सुना हो उसके बारे में, ऐसा गायब हो गया, 7 साल तक कोई पता नहीं है, तो भी क्या है, तलाक का एक आधार है। अब धारा 13 का सबसेक्शन 1 का विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। मतलब ऊपर हमने जो आधार देखे उन पर भी आप तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। अब थोड़े आधार और दिए हैं कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है। मतलब यहां पर यह बात हो रही है, मान लीजिए आपने धारा 9 का केस लगाया, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, कि भाई पत्नी छोड़ के चली गई है, कोर्ट में आपने याचिका लगाई कि पत्नी को आदेशित किया जाए कि मेरे साथ आकर रहे। अब मान लीजिए कोर्ट ने क्या है, आपकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं भाई वहीं सही है, वो तो मारते हो, पीटते हो, शराब पीते हो, वहीं रहने दो उसको, तो केस खारिज हो गया। या फिर ऐसी स्थिति बनती है केस में कि भाई गलत दोनों नहीं है लेकिन साथ रहना संभव नहीं है, तो कोर्ट क्या है, न्यायिक पृथक्करण कर देगी कि भाई ये तलाक नहीं हो रहा, ना ही हम कोई आदेश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग रहो, उसमें फायदा है, हो सकता है बाद में चीजें सही हो जाए। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसी स्थिति बनने के बाद कोर्ट जब ऐसी डिक्री कर देती है, चूंकि ये केस क्या है, सिविल प्रकृति के होते हैं हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, तो सिविल केस में क्या है, निर्णय और डिक्री पारित की जाती है। तो कोर्ट क्या है, ऐसे अलग अलग रहने की न्यायिक पृथक्करण की क्या है, डिक्री पारित कर देगी, भाई अलग अलग रहो। और 1 वर्ष तक क्या है, आपके बीच सब कुछ सही नहीं होता है, 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर। और मुद्दे की बात यह आती है
कि दोनों के बीच सहवास अर्थात सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो, संभोग ना हुआ हो, फिर से प्रारंभ ना हुआ हो 1 वर्ष तक या उसके ऊपर, तो यह भी एक तलाक का आधार है। अगला है ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्याधिकार के प्रस्थापन की डिग्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्याधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ। मतलब कि पति ने केस लगाया कि भाई पत्नी को आदेशित किया जाए, ये बेफालतू में छोड़ के चली गई, मुझे पत्नी सुख से वंचित करके रखा है और मेरे माँ बाप को पुत्र वधू के सुख से वंचित करके रखा है, तो कोर्ट इसको आदेश करे कि धारा 9 के तहत ये मेरे पास आकर रहे। अब धारा 9 के केस में क्या है, गवाही होती है, कोर्ट सभी तथ्यों को देखती है और फिर कोर्ट को लगता है कि भाई पति सही है, इसलिए पत्नी हम तुम्हें आदेश करते हैं कि पति के साथ तुम जाकर रहोगी। तो कोर्ट क्या है, ऐसे डिक्री पारित कर देगी और उसमें आदेश करेगी डिक्री में पत्नी को कि पत्नी पति के साथ जाकर रहे। लेकिन पत्नी क्या है, फिर भी कोर्ट की बात नहीं मानती, डिक्री में जो बात लिखी है उसका पालन नहीं करती और 1 वर्ष तक क्या है, पति के पास आकर नहीं रहती। डिक्री पारित किए जाने से लेकर 1 वर्ष के अंदर यदि पत्नी पति के पास आकर नहीं रहती, धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना प्रत्यास्थापन का पालन नहीं करती, तो पति के पास यह आधार है कि भैया तू नहीं आ रही तो अब मैं तेरे से तलाक लूंगा, क्योंकि मेरे पास धारा 9 की डिग्री है और 1 साल पूरा हो गया, तो अब मैं तेरे से तलाक लूंगा और दूसरी शादी करूंगा। इसी प्रकार यदि पत्नी ने धारा 9 को केस लगाया है कि ये पति मुझे मेरे मायके छोड़कर चला गया है, लेने नहीं आ रहा, कोर्ट इसको आदेश करे और पति नहीं आता है लेने, तो पत्नी भी यही केस लगा सकती है इस धारा के अधीन। अब सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 सिर्फ बनाया गया है पत्नी के लिए। ऊपर तो हमने कंबाइन देखा, पति और पत्नी दोनों के लिए चल रहा है, लेकिन यहां पर भैया जेंडर इक्वालिटी गई भाड़ में, विशेष कानून आ गया है सिर्फ पत्नियों के लिए। तो आइए जरा वो भी देख लेते हैं। पत्नी विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी। मतलब सिर्फ पत्नी के लिए है ये कि उसके पास थोड़े एक्स्ट्रा आधार हैं तलाक लेने के लिए, कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया था, या कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठान के समय पति की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी जिसके साथ उसका विवाह ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुआ था। मतलब कि अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, जब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बना था, तो इसके पूर्व की बात चल रही है कि एक लड़का और लड़की की शादी हुई अधिनियम बनने से पहले, और फिर क्या है, लड़के ने एक और शादी कर ली, 2 पत्नियां हो गई। तो पहली पत्नी क्या है, इस आधार पर तलाक ले सकती है कि भाई ये तो दूसरी ले आया, लेकिन वह शादी कब हुई हो, अधिनियम के बनने के पूर्व, क्योंकि अब तो 2 शादियां करना पनिशेबल है, सजा हो जाएगी आपको। तो इसीलिए अधिनियम के बनने के पहले की बात चल रही है। अब मान लीजिए अधिनियम बना 1955 में, शादी हुई 1951 में। अब 1953 में क्या है, लड़के ने एक और शादी कर ली। अब 1955 में बना अधिनियम, तो जो 1951 में पहली पत्नी थी, अधिनियम के बनने के बाद क्या है, वह तलाक ले सकती है। अभी डोकरा डोकरी अभी जिंदा हो तो अभी तलाक ले सकते हैं, 80-90 साल के होंगे मेरे ख्याल से, यदि हम एग्जाम्पल के हिसाब से चलें तो अभी तलाक ले सकते हैं वो। परंतु यह भी कि यह तब हो पाएगा जब दोनों दशाओं में पत्नी अर्जी के उपस्थापन के समय जीवित हो। मतलब भाई जब दूसरी पत्नी मर गई तो फिर तलाक लेने का मतलब क्या रहा, क्योंकि इस धारा में ही लिखा है कि पहली पत्नी तलाक जभी ले सकती है जब दूसरी पत्नी क्या है, जीवित हो। खैर अब ये आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि अधिनियम बना था 1955 में, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दूसरी शादी करी हो उनमें से कोई जीवित नहीं होगा यदि हम 2025 के आज के टाइम पर देखें तो। अब पत्नी पति से तलाक एक और आधार पर ले सकती है कि पति विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात बलात्संग, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी रहा है। मतलब कि जब शादी हुई उसके बाद क्या है, पति ने किसी के साथ बलात्कार कर दिया, किसी दूसरी लड़की या औरत के साथ, तो भी पत्नी तलाक ले सकती है। या फिर पति ने क्या है, गुदा मैथुन किया हो किसी और के साथ, भले ही पुरुष हो या स्त्री हो, जिसे हम ओरल सेक्स के नाम से भी जानते हैं। या फिर जब पुरुष पुरुष आपस में मिलते हैं तो गे कहलाते हैं, जब लड़कियां लड़कियां आपस में मिलती हैं तो लेस्बियन कहलाती हैं। तो इस प्रकार क्या है,
पति ने किसी के साथ गुदा मैथुन किया हो, या फिर क्या है पशुगमन किया हो, अर्थात किसी जानवर के साथ क्या है सेक्स किया हो। आपने देखा होगा भेड़ बकरियां कुत्ते बेचारे इनके साथ कितने गलत काम हो रहे हैं आजकल, कितने न्यूज पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ये तीनों काम किए हों और उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ हो और उसे क्या है दोषी करार दिया गया हो, मतलब पूरा एक ट्रायल चला हो उसके ऊपर कोर्ट में, क्योंकि दोषी तभी माना जाएगा उसे। तो ये तीन स्थितियां भी हैं जब पत्नी क्या है पति से तलाक ले सकती है। या कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन, की तत्समान धारा 488 के अधीन। पहले भी एक सीआरपीसी चलती थी 1973 के पहले, जो आई थी 1998 में, तो इसे भी लपेट दिया मतलब सरकार ने इतनी पुरानी को। तो कार्रवाई में पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए पति के विरुद्ध यथास्थिति डिक्री या आदेश इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर पक्षकारों के बीच सहवास का पुनरारंभ ना हुआ हो। मतलब पत्नी को भरण पोषण दिलवाने का मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया गया है किसको, पति को, भले ही हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के तहत किया गया हो या सीआरपीसी 125 के अधीन किया गया हो, या किसी भी प्रकार की डिक्री पारित की गई हो हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन, या कोई आदेश किया गया हो पति को अर्थात पति के विरुद्ध, और भले ही ऐसी पत्नी क्या है अलग रह रही हो पति से, ऐसी डिक्री या पारित किए जाने के समय से, और समय कितना हो गया हो 1 वर्ष तक का जब आदेश या डिक्री पारित किए गए थे, और इसके बाद भी क्या है दोनों के बीच संभोग नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, सहवास नहीं हुआ, उसका पुनरारंभ नहीं हुआ, तो भी पत्नी क्या है तलाक के लिए आवेदन कर सकती है, धारा 13 के अधीन याचिका दायर कर सकती है। अगला और लास्ट है कि उसका विवाह अर्थात पत्नी का विवाह चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, मतलब शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो या नहीं हो, अर्थात जब पत्नी की शादी 15 वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित की गई थी, मतलब जब लड़की 15 साल की नहीं हुई थी उसके पहले उसकी शादी कर दी गई थी, और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया गया है। अर्थात सीधी सी बात यह है सेक्शन में कि जब कोई लड़की जिसने 15 साल की आयु पूरी ना की हो, मान लीजिए 13 साल या 14 साल में उसकी शादी कर दी गई, लेकिन जब 18 वर्ष की हो गई तो उसमें समझदारी आ गई, अरे जन्ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी नास में टोने, फूल सी बच्ची थी मैं, पढ़ती लिखती जीवन में कछु करती, बर्बाद कर दी हमारी जिंदगी। अब लड़की 18 साल की हो गई, उसकी समझदारी आ गई, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया, उसके अंदर क्या ज्ञान का दीपक जल गया। तो जैसे ही 18 वर्ष की हुई वो उसने कहा भैया मैं नहीं रहूंगी इसके साथ, मुझे चाहिए तलाक, क्योंकि मेरी शादी क्या है 15 वर्ष के पूर्व कर दी गई थी। उदाहरण भी दिया है, एक पायल नाम की लड़की है, पायल की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी, अब वह 19 साल की है और तलाक चाहती है, वह धारा 13 की उपधारा 2 के बिंदु 3 के तहत तलाक ले सकती है। तो ये आधार हो गए महिलाओं के लिए। मेरे ख्याल से यहां तक सब क्लियर है आपको। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा इसका सेकंड पार्ट। उसमें हम देखेंगे कि अभी हमने जो भी डिस्कशन किया है इसके अकॉर्डिंग क्या है हम ड्राफ्टिंग करेंगे कि धारा 13 के तहत जो याचिका तैयार की जाती है पेटिशन, वह कोर्ट में कैसे फाइल की जाती है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी, उसकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और अन्य दस्तावेज जो आपको